इसमें पावर पॉइंट में करें तो वो उसके ऊपर वो एम्बेड हो जाती है, एक ऑब्जेक्ट बन के ना, कि एक स्लाइड के ऊपर आ जाता है, फिर उसको आप सेव कर सकते हैं। ओके जी। सो टुडे वी हैव लेक्चर 5, बेवाओं और मस्कीनों पर खर्च करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मस्कीनों के काम आने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है, या रात भर इबादत और दिन को रोज़े रखने वाले के बराबर है। तो रमज़ान का महीना है, आप जो है, खैर मुबारक, आपको मुबारक। सात बजे तक पढ़ाऊंगा। तो आज तो तरावियाँ कुर्बानी करनी पड़ेंगी, फिर आगे से फिर पहली में क्या होता है, बढ़ होती है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि वी डिस्कस द पैकेज डायग्राम, और पैकेजेस और मॉडल्स का मेटा मॉडल देखा था हमने, और उसके साथ डिपेंडेंसी का मेटा मॉडल देखा था। ठीक है जी, ये पैकेजेस का मेटा मॉडल है जो हमने देखा था, जिसमें आपको नज़र आ रहा है जो इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो, ये पैकेज मर्ज का आपको नज़र आ रहा है, पैकेज मर्ज नज़र आ रहा है, लेकिन पैकेज इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये चीज़ नज़र आ रही है कि मॉडल इज़ अ स्पेशलाइज्ड पैकेज, एक ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर ये नेस्टिंग पैकेज कैन हैव अ नेस्टेड पैकेज, फिर ये कॉन्सेप्ट था कि पैकेज इज़ अ पैकेजेबल एलिमेंट, पैकेज इज़ अ काइंड ऑफ पैकेजेबल एलिमेंट, और पैकेजेबल एलिमेंट उसको कहते हैं कि जिसको पैकेज किया जा सकते, जिसको पैकेज में डाला जा सके। तो जब किसी एलिमेंट को पैकेज में डाल देते हैं तो वो पैकेज बन जाता है उस एलिमेंट का ओनिंग पैकेज, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ओनिंग पैकेज जो है वो इट कैन ओन मल्टीपल पैकेजेबल एलिमेंट्स, और जब वो पैकेजेबल एलिमेंट ऑन हो जाता है पैकेज के अंदर तो इट बिकम्स पैकेज्ड एलिमेंट। ठीक है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इट बिकम्स पैकेज्ड एलिमेंट। तो हर पैकेजेबल एलिमेंट पैकेज एलिमेंट बन सकता है जब उसको पैकेज के अंदर डाल देंगे आप। सर सॉरी, ये जो पैकेजेबल एलिमेंट और नेस्टिंग पैकेज ओवरलैप कॉन्सेप्ट्स ना नहीं हो गए कि सर अगर एक एलिमेंट पैकेजेबल है तभी नेस्टेड होगा, तभी नेस्टेड उसके। हाँ, तो नेस्टेड ठीक है ना, ये मतलब एक पैकेज को आप उसके एक आपका निक नेम भी हो सकता है, आपका दूसरा नेम भी हो, एक इंसान के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं ना। तो इसमें ये होता है कि आप जो जो पैकेज एलिमेंट होगा वो नेस्टेड पैकेज भी होगा, यानी कि उसको आप एज अ नेस्टेड पैकेज भी उसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, पैकेज को, लेकिन अगर क्लास होगी तो वो नेस्टेड पैकेज नहीं ना होगी पैकेज, लेकिन पैकेज जो होगा वो पैकेज एलिमेंट भी होगा लेकिन नेस्टेड पैकेज भी होगा, लेकिन क्लास नेस्टेड पैकेज नहीं होगी वो, लेकिन पैकेज एलिमेंट होगी। तो इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के आप पास विकेबलरी अवेलेबल है। ये सर्कल, हाँ, सर्कल का मतलब ये है कि ये जो एंड है ना, इट इज ओन्ड बाय द अपोजिट क्लास। अब इस केस में सर दोनों ये दोनों जो, हाँ, तो ये वाला एंड टाइप के पास है और ये वाला एंड पैकेज के पास मतलब है। दोनों को विजिबिलिटी है एक दूसरे की। दोनों को विजिबिलिटी है एक दूसरे की। यस, बिल्कुल ठीक सेंटेंस बोला आपने। ठीक है, डॉट का ये है। अच्छा, एक ये हमने देखी थी चीज़, एक हमने ये डिपेंडेंसी का मेटा मॉडल देखा था, जिसे हमें पता चलता है कि डिपेंडेंसी होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्टेड रिलेशनशिप, और डिपेंडेंसी खुद भी पैकेजेबल एलिमेंट है, यानी कि पैकेज के अंदर डिपेंडेंसी कंपोज हो सकती है। फिर यह है कि डिपेंडेंसी के जो दोनों एंड्स होते हैं, एक सप्लायर एंड होता है डिपेंडेंसी का और एक होता है क्लाइंट एंड।
और दोनों एंड्स किसी नेम्ड एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। तो क्लास भी नेम्ड एलिमेंट है। हर नेम्ड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हर वो एलिमेंट जिसका नाम रखा जा सके वो नेम्ड एलिमेंट है। तो मोस्टली 80-90% जो एलिमेंट्स हैं यूएमएल के वो नेम्ड एलिमेंट है। तो ये टॉप लेवल की क्लासेस हैं जो आज थोड़ी सी मैं टॉप लेवल की हायरार्की पहले डिस्कस करूंगा थोड़ी सी, ताकि आपको टॉप लेवल पता चले किस तरीके से हायरार्की शुरू होती है। ठीक है, क्या दोबारा? हाँ, मैं कह रहा हूँ 80-90% एलिमेंट्स जो है ना वो नेम्ड एलिमेंट ही है, क्योंकि हर एलिमेंट का कोई ना कोई नाम रख सकते हैं आप। तो नेम्ड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हर वो क्लास जिसका हर एलिमेंट है, जैसे डिपेंडेंसी है, एसोसिएशन है, क्लास है, क्लासीफायर है, एक्टर है, यूज केस है, ये सारे नेम्ड एलिमेंट हैं क्योंकि इनके नाम रख सकते हैं आप। नॉन नेम्ड शायद ही कोई हो, मेरी नज़र से भी गुजरा नहीं, शायद कोई गुजरेगा तो डिस्कस कर लेंगे उसको। सर लास्ट वाले में क्वेश्चन सर ये जो टाइप और हमने विजिबिलिटी की बात की थी, तो सर इसमें जब हम टाइप पे जाते हैं तो इसका जो रेफरेंस टाइप का पैकेज होगा ना, और 0 to 1 इसकी विजिबिलिटी होगी। और अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, अगर हम ई कोड मॉडल के हिसाब से बात करते हैं, या फिर इसमें कोई डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा व्यू कराने का, कि टाइप के साथ हम अगर ई रेफरेंस को देते हैं तो क्या वो टाइप के साथ ई रेफरेंस आएगा पैकेज का, ई या रेफरेंस कहाँ से आ गया? ई रेफरेंस तो ई कोर क्या कॉन्सेप्ट है ना। ई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट तो कोई क्लास ही नहीं है। ई रेफरेंस की कोई क्लास ही नहीं है यूएमएल में। तो अच्छा, ई रेफरेंस कोई क्लास नहीं, ई रेफरेंस तो ई कोर में है ना, तो सर इसमें ई इसमें रेफरेंस किस कोई तरह क्लास से हम नहीं। शो करते हैं ये जो टाइप के अंदर हम पैकेज के नाम से एक्सेस कर रहे हैं ना, अगर हम विजिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं तो टाइप को पैकेज जो है पैकेज के नाम से विजिबिलिटी होगी ना। असल में टाइप क्या है, पहली बात ये है, टाइप का मेटा मॉडल भी दिखाया आपको मैंने। टाइप ये है कि हर वो क्लासेस जो है ना वो टाइप में आती हैं, डेटा टाइप्स टाइप में आती हैं, एनुमरेशंस टाइप में आती हैं। तो हर वो एलिमेंट जो जिसको एज अ टाइप यूज़ किया जा सकता है, जैसे एट्रीब्यूट की कुछ टाइप्स होती हैं, एट्रीब्यूट की टाइप क्लास हो सकती है, एट्रीब्यूट की टाइप डेटा टाइप हो सकती है। तो हर वो चीज़ जिसको एज अ टाइप यूज़ किया जा सकता है वो सारी इनहेरिट होती है टाइप क्लास से, मेटा क्लास से। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि पैकेज कैन ओन सम टाइप्स, जिसमें क्लासेस भी हो सकती हैं, डेटा टाइप भी हो सकती हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो भी इनहेरिट हो रही हैं नीचे टाइप के साथ। बस ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बता रहा है ए पैकेज कैन ओन जीरो और मैनी टाइप्स, और वो जो टाइप हैं वो इसकी ओन टाइप बन जाएंगी। तो सर टाइप कैसे पैकेज को ये करें? विजिबिलिटी सिर्फ बता रहे हैं ना कि टाइप, अगर आपने वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप की जगह पे क्लास है, टाइप देखें इटैलिक में आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो टाइप की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास आ गई है, ठीक है, तो क्या पता चलेगा? उस क्लास को पता होगा कि वो किस पैकेज में है, यानी इस क्लास से आप अब उसके ओनिंग पैकेज को नेविगेट कर सकते हैं। आप लिखेंगे सेल्फ डॉट पैकेज, तो आप उसके जिस पैकेज के अंदर वो क्लास पड़ी वो पैकेज का रिटर्न हो जाएगा आपको, इसका ये मतलब है। और अगर हम दूसरी तरफ से इस तरह दूसरी तरफ आएंगे तो हम जब सेल्फ डॉट ओन टाइप करेंगे तो जितनी भी पैकेज के अंदर टाइप्स की इनहेरिटेड क्लासेस पड़ी होंगी सारी रिटर्न हो जाएंगी। चाहे वो क्लास है या ई डेटा टाइप हाँ, है वो या सारी की सारी डेटा टाइप है जो भी टाइप से इनहेरिट हुई हुई क्लासेस सारी की सारी रिटर्न हो जाएंगी। तो सर इनकी वैल्यूज कहाँ से हमें पता चलती है कि इसकी वैल्यू क्या है, टाइप की वैल्यू क्या है? जैसे अभी आप बता रहे थे क्लास भी टाइप हो सकती ओसीएल से निकल आती है ना, एक कुछ एग्जांपल दी थी ना कल, आज कुछ और दे दूंगा एग्जांपल। ओसीएल से आप उसको ट्रेवर्स और उसको मॉडल को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसको आप क्यूरी भी कर सकते हैं। सर जनरलाइज्ड है कोई, या हमें उसी पे ही करना होता है? मतलब जैसे उस सेल्फ डॉट हम अभी आपने कहा ना कि सेल्फ डॉट पैकेज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका ओनिंग पैकेज कौन सा है। तो सर कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि टाइप क्लास हो ओसीएल सकती है। स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, इसी काम के लिए है, ठीक, मतलब पैकेजेस इसका को मतलब क्यूरी करने के लिए वो लैंग्वेज। ठीक है। इसमें जब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं कि टाइप जो है पैकेज को विजिबल है, तो इसका मतलब है कि इसकी एग्जिस्टेंस का पता है या कोई रिलेशनशिप बीच में है? रिलेशनशिप तो ये नजर आ रहा है ना, वो तो एसोसिएशन। वो तो सर ये लाइन रिलेशनशिप जो है ना, ये रिलेशनशिप ही बता रहा है ना कि उसके बाद रिलेशनशिप है। और डॉट ये एक तरह की विजिबिलिटी शो कर रहा है। विजिबिलिटी तो सर लेबल विजिबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप आप ट्रेवर्स करके वहां जा सकते हैं, नजर जो आ रहा है
तो आप पैकेज से टाइप पे जा सकते हैं, टाइप से बैक पैकेज पे भी आ सकते हैं। तो आप ट्रेवर्सिंग मॉडल के अंदर करके क्यूरी वगैरह कर सकते हैं। विजिबिलिटी enables you to traverse within model elements। यानी ये OCL का ही कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब हम डॉट करके जाते तो ये हम टाइप से भी डॉट करके वापस पैकेज में जा बैक सकते जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे पास M2 लेवल में है ना, हाँ तो अब लेवल 4 से इंस्टेंस बनाने, जैसे हम मेटा मार्किंग M से M1 से हम इंस्टेंस बनाते हैं। अब जैसे ये कह रही थी ना कि 11 की क्लास में हम इस तरह से करते हैं। अब सपोज हमें इसमें इंस्टेंस बनाना है, तो तब हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं। रेफरेंस आज क्विज वैसे यही था, लेकिन अब आपने क्वेश्चन कर लिया, क्विज कर लेते हैं, यही आगे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, डिपेंडेंसी का मॉडल हमने पढ़ा था। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो ये है कि एक एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। एब्स्ट्रैक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, यूजेज इज स्पेशल काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। फिर एक रियलाइजेशन, ये भी एक रिलेशनशिप है। रियलाइजेशन इज फर्दर स्पेशलाइज काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। और एब्स्ट्रैक्शन के साथ फिर ये ओपेक एक्सप्रेशन की एक मेटा क्लास होती है। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिपेंडेंसी के दो एंड्स होते हैं। एक एंड को सप्लायर एंड होता है उसका रोल, दूसरे एंड का रोल होता है क्लाइंट एंड का रोल होता है उसका। और ठीक हो गया। फिर हमने एक्सरसाइजेस थोड़ी सी देखी थी हमने, तो ये इट्स अ रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैंने डायरेक्टली पैकेजेस की मेटा क्लासेस दिखाई थी और इंडिपेंडेंसी की दिखाई थी, लेकिन थोड़ा सा ये रूट मेटा मॉडल दिखाने लगा हूँ आपको कि ये रूट से कैसे ये मेटा मॉडल क्रिएट कैसे किया गया है, उसकी रूट क्या है और फिर कैसे आगे क्लासेस बिल्ड हुई हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक उसका विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आइडिया हो जाएगा कैसे बनाए मेटा मॉडल। तो हम विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट। रूट में जो सबसे टॉप लेवल क्लास होती है, इट इज कॉल्ड एलिमेंट क्लास। एलिमेंट क्लास का सिर्फ एक तो एटैलिक में नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इसका ये मतलब भी है कि M1 लेवल पे इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता। और एक इसके साथ एसोसिएशन नजर आ रही है कि कैन एन एलिमेंट कैन ओन एन अदर एलिमेंट। यानी कि ये जो एलिमेंट की क्लास है सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस कर रही है, एक कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर रही है कि एक एलिमेंट है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट को ओन कर सकता है। ये वाला सर M3 लेवल है, M1 लेवल, सॉरी M2 है ना, ये सारा मेटा मॉडल M2 लेवल पे है ना, M2 लेवल है। सर आपने कहा नहीं इटैलिक से दो चीजें बताई, एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, इस वजह से इसका M1 लेवल पे इंस्टेंस भी नहीं बन सकता। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ मैंने ये बताई कि ये जो रिलेशनशिप इस पे नज़र आ रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट, क्योंकि हर क्लास एलिमेंट से इनहेरिट हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि हम ये कैपेबिलिटी सारी चाइल्ड क्लासेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को ओन कर सकता है। ठीक है, अगर नीचे कोई एलिमेंट ओन नहीं कर सकेगा तो उसको एक्सप्लिसिटली हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगा के। अच्छा जी, उसके बाद अगली क्लास देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो है रिलेशनशिप क्लास। तो एलिमेंट क्लास बेसिकली नोड्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है और रिलेशनशिप क्लास लेके आ रही है, समझे, एज का कॉन्सेप्ट। जो ग्राफ थ्योरी में होता है, एक नोड का कॉन्सेप्ट होता है और एज का कॉन्सेप्ट होता है। तो एज का कॉन्सेप्ट है जो कि कनेक्ट करता है नोड को, वो कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, रिलेशनशिप की क्लास आ रही है। तो ये भी एक टॉप लेवल की क्लास है रिलेशनशिप के नाम से। और ये क्लास जो है, ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे एसोसिएशंस हैं, डिपेंडेंसीज हैं, इंपोर्ट है, पैकेज मर्ज है, ये सारे रिलेशनशिप हैं। सारे रिलेशनशिप्स यहाँ से इनहेरिट हो रहे हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी जो है, दैट इज इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप मेटा क्लास। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। इस क्लास का बजाते खुद कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इसके नीचे जो स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं और जो कंक्रीट क्लासेस हैं, उनका इंस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो अब इसका मतलब है कि इसमें एक साथ एक एसोसिएशन है एलिमेंट के साथ। इसका मतलब है रिलेशनशिप क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि इट कैन रिलेट और एसोसिएट
टू अनदर एलिमेंट, तो किसी और एलिमेंट से एसोसिएट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ ये एक रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि स्पेशलाइजेशन है रिलेशनशिप की, इट इज कॉल्ड डायरेक्टेड रिलेशनशिप्स। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जिनमें एरो आता है, उन सारे रिलेशनशिप्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टेड रिलेशनशिप्स कहते हैं। तो जिन एरो वाले रिलेशनशिप जो हैं वो सारे इनहेरिट हो रहे हैं डायरेक्टेड रिलेशनशिप से, और डायरेक्टेड रिलेशनशिप खुद रिलेशनशिप से इनहेरिट हो रहा है। तो ये क्या फर्दर स्पेशलाइजेशन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है? ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि उसका एक कोई भी रिलेशन, जैसे ये रिलेशनशिप है, तो इसकी एक साइड को हम सोर्स कहेंगे और दूसरी साइड को, एरो वाली साइड को हम क्या कह रहे हैं? टारगेट कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब चीज़ ये क्या बता रही है कि डायरेक्टेड रिलेशनशिप्स जो है ये के दोनों एंड पे एक एलिमेंट होगा और एक तरफ का एलिमेंट टारगेट होगा, जैसे ऊपर टारगेट लिखा हुआ है, और एक तरफ का एलिमेंट सोर्स होगा। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ये डायरेक्टेड रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस कर रहा है। सर जो इससे लास्ट टाइम में देखा तो डायमंड शेप आता है वो तो कंपोजिशन के लिए होता है। वो कंपोजिशन की तो है, ये जो दो क्लासेस है आपस में ये एक एलिमेंट कैन कंपोज अदर एलिमेंट, वो ये कॉन्सेप्ट है। पेरेंट चाइल्ड सॉर्ट ऑफ पेरेंट असल में सुपर क्लास सब क्लास में जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम यूएमएल की टर्म में जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, उसमें भी पेरेंट चाइल्ड की हम बात करते हैं, लेकिन वो पेरेंट चाइल्ड का टर्म हम नहीं यूज़ करते, और यहाँ पे हम कंपोजिशन का टर्म यूज़ करते हैं, पेरेंट चाइल्ड की टर्म नहीं यूज़ करते। कंपोजिशन का मतलब ये है कि हम ये कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट, हम ये कॉन्सेप्ट है। यानी सर जो अंदर वाला है उसके तमाम एट्रीब्यूट्स उस वाले से कॉमन है, बिल्कुल नहीं, कॉमन होने जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता और इसके अपने हो सकते हैं, है लेकिन उसके वो अगर इनहेरिटेंस होगी तब वो इनहेरिट होंगे, और फिर ये सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे होंगे, इसमें नहीं होंगे, इसके सेपरेट हो सकते हैं, इसके सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन कहते हैं इसको यूएमएल में। हाँ, दो तरह के रिलेशनशिप बता रहा हूँ, एक जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप है जो इस तरीके से आता है, ठीक है, और एक कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, ये वाला, ये डायमंड सा बनता है। इसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस होती है ना, जो एट्रीब्यूट्स नीचे अवेलेबल है वो नीचे भी इनहेरिट हो जाते हैं। इसमें इनहेरिटेंस नहीं होती, इसमें ये है कि ये पूरे का पूरा इसके अंदर कंपोज होगा, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ये इट इज पार्ट ऑफ इट, इसका पार्ट है, ये इसके अंदर है, लेकिन इसकी अपनी कुछ चीज हो सकती है, एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अपने एलिमेंट्स। तो इसकी एग्जांपल है सर कंपोजिशन कंपोजिशन की एग्जांपल, जैसे ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर क्लासेस हैं, तो क्लासरूम्स आर कंपोज इन अ डिपार्टमेंट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट के बगैर क्लासरूम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और एक एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हॉलो डायमंड होता है। एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे एक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर बहुत सारे कार्ड्स लगे हुए हैं, तो कार्ड अगर आप निकाल भी लेंगे, सीपीयू से अलग भी कर लेंगे, तो स्टिल सीपीयू कार्ड्स कैन एग्जिस्ट सेपरेटली, तो वो वीकर एसोसिएशन होती है एग्रीगेशन। और स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन डिपिक्ट करनी हो कि जी अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी साथ ही डिस्ट्रॉय होगा। कंपोज ऑब्जेक्ट डिपेंड कर रहा होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो तुमने इसके अंदर ही क्रिएट किया था, आपने इसके अंदर ही रखा हुआ था, ये चाइल्ड भी साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम डिपिक्ट करना चाह रहे होते हैं। ओके, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में आप बता दिया कि इसमें ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सेप्ट सोर्स और टारगेट का, कि इसके दोनों एंड पे दो एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट का रोल होगा सोर्स का और एक एलिमेंट का रोल होगा क्या? ये ऊपर नजर आ रहा है ना, ये डायरेक्टेड रिलेशनशिप का इंस्टेंस इस तरह नजर आएगा आपको। ये डायरेक्टेड रिलेशनशिप का अगर इंस्टेंस कोई होगा ना, जैसे डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी इज एन स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ, ये डिपेंडेंसी है ना, तो डिपेंडेंसी की एक साइड, दो एंड है ना इसके, इधर भी एक एलिमेंट होगा और इधर भी एक एलिमेंट होगा, दोनों तरफ एक एलिमेंट होगा। एक हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक एंड ये
इसका रोल क्या होगा सोर्स का, ये सोर्स एंड है डिपेंडेंसी का, और ये है टारगेट एंड है डिपेंडेंसी का। दोनों एंड्स का रोल डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ दिस एरो। अगर ये एरो ना होता तो फिर इनका रोल इसका सोर्स टारगेट ना होता, फिर ये होता रिलेटेड एलिमेंट। यानी कि अगर ये पीछे जाते हैं ना आप, तो इसका क्या मतलब, यहाँ क्या लिखा है रिलेटेड एलिमेंट। अगर ये नहीं होता तो ये भी रिलेटेड एलिमेंट होता और ये भी रिलेटेड एलिमेंट होता, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसके क्योंकि रिलेशनशिप के दोनों एंड पे एक एलिमेंट है, लेकिन दोनों एलिमेंट का रोल एक ही होगा, इसलिए एक एलिमेंट से हो जाएगा। एरो तो है इधर। नहीं ये एरो ये नहीं, वो ये और चीज शो कर रहा है। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप की को एलिमेंट नजर आ रहा है, वो नेविगेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें डॉट नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना UML2 में डॉट का कॉन्सेप्ट नहीं था, 2.5 में इंट्रोड्यूस किया बेसिकली उन्होंने। विजिबिलिटी की ये विजिबिलिटी है कि रिलेशनशिप को एलिमेंट नजर आ रहा है, एलिमेंट को रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट है। सर हमारे पास जिस तरह से अपनी डायग्राम बताई है, दोनों वाले में तो दोनों की विजिबिलिटी है, मतलब इससे हमको रिसीव कर सकते हैं, इससे हमको रिसीव कर सकते हैं, ये एक्सेस होगी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी डिपेंड करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर नजर इसकी बात करते हैं तो रिलेशनशिप एलिमेंट इसका मतलब है कि इसको अपने रिलेटेड एलिमेंट का पता है। अगर ये इसकी नीचे वाली बात है जो कि डायरेक्टेड नहीं है, तो रिलेटेड एलिमेंट से दोनों एलिमेंट रिटर्न आ जाएंगे, दोनों रिटर्न हो जाएंगे जिनसे वो कनेक्टेड है। लेकिन डायरेक्टेड रिलेशनशिप की बात अगर हम करते हैं, जैसे ये है, तो आप अगर आप करेंगे सेल्फ डॉट सोर्स, तो लेफ्ट साइड सोर्स वाली साइड का एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। सेल्फ डॉट टारगेट करेंगे तो एरो वाली साइड का एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, इस तरह होगा। लास्ट टाइम तो हमने ये कहा कि हमारे जो एरो है वो बेसिकली ट्राइवर्स कटेंगे है ना, तो हमारे दोनों रिलेटेड तो एलिमेंट्स नहीं आ सकते उसमें। अगर हम रिलेशनशिप को डाइवर्स करते हैं तो हम एलिमेंट देख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट अच्छा इसको ना OCL लगा के देखिएगा, फिर अंदाजा हो जाएगा आपको। गुफ्तगू से नहीं समझ आएगी आपको। OCL वो आप करके ना OCL लगा के देखिएगा क्या रिटर्न हो रहा है। ठीक हो गया। हम जब भी बना रहे होते तो हम डायरेक्टेड रिलेशनशिप यूज कर रहे थे, क्योंकि नहीं हर जगह डायरेक्टेड नहीं होता। जो OCL है, एसोसिएशन इज नॉट अ डायरेक्टेड रिलेशनशिप। जो प्योर OCL होती है ना, वो इससे कई रिलेशनशिप है जो डायरेक्टेड नहीं है। वो यानी रिलेशनशिप्स के अंदर डायरेक्टेड में एरो एक तरफ होना जरूरी है, लेकिन कई रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनमें एरो नहीं होता। अच्छा एक और एक कॉमन क्लास है कमेंट की। आप जनरली जब मॉडल बनाते हैं तो कमेंट्स डाल रहे होते हैं उसके, तो कमेंट की भी एक क्लास एग्जिस्ट करती है UML में, जो आपको ये नज़र आ रही है। जैसे ये क्लास है, क्लास को अगर आपने कोई कमेंट अटैच करना है तो ये कमेंट का जो कंक्रीट सेंटेक्स है इस तरह का है, ये इसका नोटेशन है कमेंट की। तो कमेंट को किसी भी क्लास के साथ लगा सकते हैं। तो अगर आप ये ओवरऑल जितनी भी क्लासेस अभी मैंने डिस्कस की हैं, अब इसकी अगर मर्ज इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि सबसे ऊपर एलिमेंट है, एलिमेंट के नीचे आपको रिलेशनशिप नजर आ रहा है। इसका मतलब रिलेशनशिप, क्योंकि टॉप मोस्ट क्लास एलिमेंट है ना, तो रिलेशनशिप आ गया। रिलेशनशिप के नीचे आपको डायरेक्टेड रिलेशनशिप नजर आ रहा है। तो ये रिलेशनशिप के साथ जो एलिमेंट का रिलेशनशिप, वो रिलेटेड एलिमेंट नजर आ रहा है आपको। डायरेक्टेड रिलेशनशिप का जो एलिमेंट के साथ है, एक साइड टारगेट है और एक साइड उसकी सोर्स है, ठीक है। और फिर ये क्योंकि हर क्लास काइंड ऑफ एलिमेंट है, तो कमेंट इज आल्सो काइंड ऑफ एलिमेंट। तो आपको नजर अब कमेंट आप किसी भी क्लास के साथ अटैच कर सकते हैं। जब किसी क्लास के साथ आप कमेंट को अटैच करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट के साथ कमेंट को अटैच करेंगे तो वो वाला कमेंट उसका ओन कमेंट बन जाता है। यानी कि आप सेल्फ डॉट ओन कमेंट करेंगे तो उस कमेंट पे पहुंच जाएंगे। सेल्फ डॉट ओन कमेंट करेंगे तो उस कमेंट पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। और जो कमेंट है, कमेंट जिस एलिमेंट के साथ अटैच किया जाता है वो एलिमेंट उसका एनोटेटेड एलिमेंट बन जाता है। तो अगर आप कमेंट पे सेल्फ डॉट एनोटेटेड एलिमेंट करेंगे तो जिसके साथ वो अटैच हुआ था कमेंट, आप वहां पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे पीछे देखें तो अगर आप यहाँ पे कमेंट के कॉन्टेक्स्ट पे आप करते हैं सेल्फ डॉट एनोटेटेड एलिमेंट, तो यहाँ पहुंच जाएंगे क्लास में। क्लास में आप करेंगे सेल्फ डॉट ओन कमेंट, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये वोकेबलरी आपकी जो M2 लेवल की वोकेबलरी क्रिएट हो रही है, वो
क्रिएट, फिर आप M1 लेवल पे उस वोकेबलरी को यूज़ करके मॉडल को क्यूरी कर सकते हैं। फिर कमेंट जो है वो हम रिलेशनशिप को भी कर सकते हैं, एलिमेंट के साथ भी कमेंट कर किसी के साथ भी कमेंट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है उसका कमेंट अटैच हो सकता है। लेकिन सर रिलेशनशिप तो इटसेल्फ एक अलग क्लास, उसके साथ अलग उसका भी कमेंट अटैच हो सकता ये कमेंट रिलेशनशिप से नहीं इनहेरिट हो रहा। है, लेकिन इनहेरिट नहीं हो रहा। हाँ लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप को हम नेम तो देंगे, हाँ अगर उसको नेम देंगे साथ कुछ कमेंट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें ना, अगर अगर आप ये कह रहे हैं ना कि किसी भी एलिमेंट का कमेंट अटैच कर सकते हैं, इसका मतलब आप रिलेशनशिप के साथ भी कमेंट अटैच कर सकते हैं, डायरेक्टली रिलेशनशिप के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो भी टॉप की जो भी सुपर क्लास में के रिलेशनशिप्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लासेस को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो ओनिंग की कैपेबिलिटी है, ये ओनिंग की कैपेबिलिटी आगे भी इनहेरिट होगी, नीचे आएगी। रिलेटेड एलिमेंट की कैपेबिलिटी जो है ये डायरेक्टेड रिलेशनशिप में भी अवेलेबल होगी। यानी डायरेक्टेड रिलेशनशिप का एक एंड टारगेट एलिमेंट है और एक सोर्स एलिमेंट है, लेकिन उसका रिलेटेड एलिमेंट भी है। यानी ये तीसरी वोकैबुलरी डायरेक्टेड रिलेशनशिप को रिलेटेड एलिमेंट की वोकैबुलरी भी अवेलेबल है। अगर आप रिलेटेड एलिमेंट पे सेल्फ डॉट रिलेटेड एलिमेंट करेंगे तो टारगेट और सोर्स दोनों रिटर्न हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड एलिमेंट्स। यानी कि एरो के दोनों एंड से रिटर्न हो जाएंगे। रिलेटेड एलिमेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा ना उसमें, वो बस जो भी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हैं वो टारगेट भी हो रहा है और सोर्स भी हो रहा है। तो रिलेटेड एलिमेंट जब सेल्फ डॉट रिलेटेड एलिमेंट करेंगे तो टारगेट सोर्स दोनों एंड रिटर्न हो जाएंगे, दोनों एंड के एलिमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे। समझ आइए क्या कह रहा हूँ? सर जो इसमें नॉन डायरेक्टेड रिलेशन है वो कहाँ पे है? और ये जो भी कमेंट वाला था वो सिंपल रिलेशन। नॉन डायरेक्टेड ये सिंपल वाला है ना, ये नॉन डायरेक्टेड है। ठीक हो गया, ये सिंपल वाला जिसमें ये रिलेटेड एलिमेंट आ रहा है, ये नॉन रिलेटेड एलिमेंट नजर आ रहा है ना आपको। तो जब आप किसी भी डायरेक्टेड रिलेशनशिप में ये इस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में जब आप करेंगे सेल्फ डॉट रिलेटेड एलिमेंट, तो ये टारगेट एड वाला एलिमेंट और सोर्स दोनों रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि दोनों रिलेटेड है। लेकिन अगर आप इसमें सेल्फ डॉट सोर्स करेंगे तो सिर्फ ये आएगा, सेल्फ डॉट टारगेट करेंगे तो सिर्फ ये आएगा। दोनों करके लेने हैं तो डॉट रिलेटेड एलिमेंट करेंगे, दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, तो टॉप मोस्ट में ये 3-4 क्लासेस। अच्छा, इसमें ये भी देखिए कि कमेंट जो है, कमेंट इज अ कंक्रीट क्लास, बाकी सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। तो इसका मतलब कमेंट का इंस्टेंस क्रिएट होता है जब आप कमेंट लिखते हैं ना, कमेंट का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं आप, तो वो कमेंट इज अ कंक्रीट क्लास। सर ये जो डॉटेड लाइन है ना नीचे वाली जो कमेंट के साथ होती है, कमेंट के साथ भी ना क्लास का कमेंट के साथ था डॉटेड लाइन। किसकी बात कर रहे हैं? जी सर। हाँ इस पे हम अगर सेल्फ डॉट रिलेटेड एलिमेंट्स हाँ, तो ये दोनों रिटर्न हो जाएंगे, ये दोनों रिटर्न हो जाएंगे, और इसमें भी अगर सेल्फ डॉट रिलेटेड एलिमेंट करेंगे तब भी दोनों रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है सर। इस वाली कंडीशन में हमारे पास सोर्स और टारगेट नहीं होता। नहीं होता, लेकिन रिलेटेड एलिमेंट है ना, इस सूरत में सोर्स टारगेट भी है और रिलेटेड एलिमेंट भी है, क्योंकि वो इनहेरिट हो गए, डायरेक्टेड रिलेशनशिप को अवेलेबल है, वो वाला रिलेशनशिप भी अवेलेबल है, इसलिए वो भी वैलिड है उसके लिए। लेकिन उसमें क्या होगा कि दोनों दोनों रिटर्न हो जाएंगे, सोर्स वाला भी और टारगेट वाला भी। So comment जो है वो relationship और direct relationship के साथ कैसे क्या मतलब? सर हम दिखाना ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट कैन ओन अ कमेंट, एलिमेंट कैन ओन अ कमेंट, तो रिलेशनशिप भी एलिमेंट है, डायरेक्टेड रिलेशनशिप भी एलिमेंट है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो एसोसिएशन है ना, ये वाली, ये इसमें भी, इसको भी अवेलेबल है, ये एसोसिएशन इसके लिए भी वैलिड है, इनहेरिट होकर इसको भी अवेलेबल है और इसको भी अवेलेबल है। अच्छा जी, अब नेम स्पेसिस की एक हमने पहले भी, लास्ट टाइम भी हमने एक नेम स्पेस का मेटा मॉडल देखा था, इसको हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं टॉप पर्सपेक्टिव में कि ऊपर से नेम स्पेस, नेम्ड एलिमेंट और नेम स्पेस कहाँ पे प्लेस हो रही होती है।
अच्छा देखिए, हम यहाँ पे अब आपको ये मेटा मॉडल दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि नेम स्पेस नेम एलिमेंट के मुकाबले में कहाँ खड़ी है। तो टॉप पे एलिमेंट है, एलिमेंट के नीचे एक नेम्ड एलिमेंट है, और नेम्ड एलिमेंट के नीचे फिर नेम स्पेस आ जाती है। अब एलिमेंट में सिर्फ एक कैपेबिलिटी है कि जी वो एलिमेंट कैन ओन अदर एलिमेंट्स, और उसके अंदर कोई खसूसियत नहीं है। लेकिन इनहेरिट होके नेम्ड एलिमेंट में 3 एक्स्ट्रा हम फीचर असाइन कर रहे हैं इसको, यानी कि नेम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि नेम्ड एलिमेंट का आप कोई ना कोई नेम असाइन कर सकते हैं, उसकी हम विजिबिलिटी उसको एलोकेट कर रहे हैं, और 4 तरह की विजिबिलिटी हमने इंट्रोड्यूस की हैं यूएमएल में, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज। तो नेम्ड एलिमेंट की आप विजिबिलिटी उसको कोई ना कोई असाइन कर सकते हैं। तीसरा चीज जो है कि नेम्ड एलिमेंट का क्वालिफाइड नेम आप फाइंड कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट है। ये वो जो जिस तरह का मॉडल बनाएंगे वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा, देखेगा कि वो कहाँ पे जो है वो कंपोजिशन में कहाँ खड़ा है, तो वो कंपोजिशन में वो पूरा उसका वो फुली क्वालिफाइड नेम रिटर्न कर देगा। तो ये इसका मतलब है कि जावा की या यूएमएल की इम्प्लीमेंटेशन जो बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें ये इसकी प्रोग्रामिंग करके इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा क्वालिफाइड नेम को। तो अब जब सेल्फ डॉट क्वालिफाइड नेम करेंगे तो उसका फुली क्वालिफाइड नेम रिटर्न होना चाहिए। सर वैसे तो हम ये यूएमएल का पढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा ही क्लोजेस्ट है इसके जो हाँ, इसके क्लोज जावा ही है, क्योंकि जावा ज़्यादा प्योर है, जावा में हर काम क्लास के अंदर करना होता है आपने। अच्छा, अब नेम्ड एलिमेंट में देखें, पैकेजेबल एलिमेंट जो होता है ये भी एक नेम्ड एलिमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि पैकेजेबल एलिमेंट, ये जो तीनों एट्रीब्यूट है ये इनहेरिट होकर नीचे भी आएंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि विजिबिलिटी को ओवरराइड किया गया है। यहाँ पे विजिबिलिटी ऑप्शनल है, नाम रखना ऑप्शनल है, क्वालिफाइड नेम ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी मैंडेटरी कर दी है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। तो पैकेज एलिमेंट की विजिबिलिटी डिफाइन करना मैंडेटरी है यहाँ पे। ऑप्शनल सर कैसे पता लग रहा है? 0.1 ये ऑप्शनल। तो यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी पैकेज एलिमेंट की डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक हो गया। और नेम स्पेस में ये भी तीनों एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं। इसका मतलब नेम स्पेस का नाम, नेम स्पेस की विजिबिलिटी, नेम स्पेस का क्वालिफाइड नेम स्पेसिफाई किया जा सकता है। और नेम स्पेस किसी भी पैकेजेबल एलिमेंट को इंपोर्ट कर सकती है। नेम स्पेस किसी भी पैकेजेबल एलिमेंट को इंपोर्ट कर सकती है, वो फिर इसका इंपोर्टेड मेंबर बन जाएगा। तो ये आपको समझे कि लेवल 2 पे आप ये वाली क्लासेस हैं, नेम स्पेस और ये पैकेजेबल एलिमेंट, ये वाली क्लासेस लेवल 2 पे आ जाती हैं। इंपोर्ट करती है पैकेजेबल एलिमेंट को। नेम स्पेस कैन इंपोर्ट अ पैकेजेबल एलिमेंट, तो वो पैकेजेबल एलिमेंट उसका इंपोर्टेड मेंबर बन जाएगा। यानी कि आप करेंगे सेल्फ डॉट इंपोर्टेड मेंबर, तो जो भी उस पैकेजेबल एलिमेंट इंपोर्ट किए होंगे सारे रिटर्न हो जाएंगे, वो सारे रिटर्न हो जाएंगे जो इंपोर्ट किए होंगे इंपोर्ट रिलेशनशिप के जरिए। पैकेज इंपोर्ट पढ़ा था ना आपने, एलिमेंट इंपोर्ट, पैकेज इंपोर्ट, ये वो जो इंपोर्ट किए होंगे एलिमेंट्स, पैकेजेबल एलिमेंट्स, वो सारे रिटर्न हो जाएंगे इंपोर्टेड मेंबर से। जब आप सेल्फ डॉट नेम स्पेस में जाके सेल्फ डॉट इंपोर्टेड मेंबर करेंगे तो पैकेज की विजिबिलिटी चारों में से कोई एक असाइन कर सकते हैं ना उसको। पैकेज कौन सा, ये पैकेज है? हाँ, यानी कि पैकेज विजिबिलिटी होती है कि विद इन अ पैकेज विजिबिलिटी होती है। नहीं, ये अगर पैकेज है, पैकेज के अंदर 3-4 क्लासेस हैं, तो इनको आपस में एक दूसरे की विजिबिलिटी होगी, पैकेज विजिबिलिटी। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम का आपको नजर आ रहा है। अब ये कंपोजिशन है एक तरह की ना, कस्टमर के अंदर कॉर्पोरेट कस्टमर है, कॉर्पोरेट कस्टमर के अंदर इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का फुली क्वालिफाइड नेम इस तरीके से लिखेंगे, कस्टमर डबल कॉलन कॉर्पोरेट कस्टमर डबल कॉलन इंश्योरेंस। तो ये फुली क्वालिफाइड नेम ये यहाँ पे इसकी वजह से आ रहा है, तो ये फुली क्वालिफाइड नेम है इसका।
तो ये इसमें जो UML इम्प्लीमेंट जब होगी तो इसका मतलब है ये प्रोग्रामर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा। जब आप सेल्फ डॉट क्वालिफाइड नेम करेंगे तो उसका फुली क्वालिफाइड नेम आपको मिल जाएगा उस एलिमेंट का। रूट से शुरू होगा और जितना भी वो डीप है वो सारा आ जाएगा। सर अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें सर, हमने मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर इसलिए किया ताकि जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो कि अगर लैपटॉप प्लेटफॉर्म चेंज हो तो ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सके। उसी वजह से फिर सर हम इधर इसके अंदर आए मेटा मॉडल्स के अंदर। अभी सर ये जो सारा बेसिकली क्लास एक विजुअल डिस्क्रिप्शन है उस पूरी जो कोडिंग हो रही है, जो प्रोग्राम हो रहा है, इससे सर अगर हम उसी को एमडीए से लिंक करें तो वो तो सर मकसद तो सब नहीं होता, ये तो इनफैक्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। देखिए अभी आगे मैं टूल्स वगैरह डिस्कस करूंगा फिर आपको अंदाजा होगा कैसे चीज़ें यूज होती हैं। अच्छा जी, ये वाली मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये वाली पार्ट दिखाया था, पता नहीं दिखाया था नहीं दिखाया था, मैं कल दिखाया था कि ये पैकेज है। पैकेज में देखें 3 तरह के टेम्पलेटेबल एलिमेंट है, अभी ये फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया। नेम स्पेस अभी हमने डिस्कस कर लिया है और पैकेजेबल एलिमेंट। तो जो पैकेजेबल होता है एलिमेंट होता है उसमें नेम स्पेस की खसूसियात है। नेम स्पेस की खसूसियात का क्या मतलब है कि 3 काम हो सकते हैं क्योंकि वो नेम्ड एलिमेंट से इनहेरिट होकर आ रही है। पैकेज का नाम रख सकते हैं, उसका फुली क्वालिफाइड नेम होगा, उसकी विजिबिलिटी कोई ना कोई आपने डालनी है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको मिल गई। पैकेजेबल एलिमेंट है, इसका मतलब है कि इसको पैकेज के अंदर डाला जा सकता है पैकेज को। साथ ही हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पैकेज किसी भी पैकेज एलिमेंट को कंपोज भी कर सकता है, उसको ओन भी कर सकता है। ओन करेगा तो ओनिंग पैकेज बन जाएगा उसका, और जिसको कंपोज करेगा वो उसका पैकेज एलिमेंट बन जाएगा। तो ये पैकेज का जो है यहाँ पे एक दफ़ा अब आपको उससे चीज़ें रिलेट करनी आसान हो जाएंगी क्योंकि नेम स्पेस इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे नेम स्पेस का मतलब है कि ये नीचे आपको नज़र आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पैकेज को भी अवेलेबल हो जाएंगी। एडिशनल एक और एट्रीब्यूट आ गया पैकेज के अंदर कि पैकेज की कोई URI आपने असाइन करनी होती है पैकेज को। ठीक है, तो ये URI का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है, पैकेज के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। नेम स्पेस इंपोर्ट क्यों हो गया है पैकेज एलिमेंट में? क्योंकि अगर ऊपर वाले पिक्चर में हम देखें तो पैकेज जो है इनहेरिटेंस हो गया नेम स्पेस के साथ, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है पैकेजेबल एलिमेंट के साथ। क्या क्या दोबारा नहीं समझे, क्या कह रही है? देखिए नेम स्पेस और पैकेजेबल एलिमेंट जो ऊपर है ना, उनकी आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है। यहाँ बनाया ना, यही रिलेशनशिप यही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये वाला ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना रिलेशनशिप। पहले ऊपर नहीं किया लेकिन यहाँ कर रहे हैं ना। ये रिलेशनशिप हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि नेम स्पेस जो है वो किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे हम, पैकेज को पैकेजेबल एलिमेंट को इंपोर्ट कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे ये रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करने से। सर जब हम कहते हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट और इनहेरिटेंस में क्या इंपोर्ट कर लिए तो उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे उसमें से जैसे इनहेरिटेंस। हाँ, इंपोर्ट में ये होता है कि जैसे आपने अगर जावा में कुछ काम किया हो या कहीं भी मॉडर्न लैंग्वेजेस में, तो अब इंपोर्ट जब कर देते हैं तो आपको फिर फुली क्वालिफाइड नेम नहीं यूज़ करना पड़ता। वो इंपोर्टेड एलिमेंट ऐसे ही नज़र आ रहा होता है कि वो उसके अंदर आ गया सारा कुछ, तो आप उसको विदाउट क्वालिफाइड नेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट का फ़ायदा होता है कि इसके इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, इसके इंस्टेंस बना सकते हैं। नहीं, इंस्टेंस पैकेजेबल एलिमेंट तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मतलब इंपोर्ट जब किसी भी चीज़ को करते हैं ना, जैसे अपने जावा में किया होगा, तो आप एक पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं तो सारी क्लासेस उसको इस तरह विजिबल हो जाती है जैसे वो लोकल उसी पैकेज के अंदर पड़ी है। ये बेसिक ये तो इनहेरिटेंस में भी यही होता है कि जब आप कोई चीज़ यूज उसके एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं तो वो उससे जो चीज़ बनती है, ये जो उसका सब पैकेज होता है वो उसको सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। नहीं, खैर कॉन्सेप्ट में बड़ा फ़र्क है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में तो देखिए और भी चीज़ें आ जाती है, ओवर राइडिंग आ जाती है और इस तरह की चीज़ें आ जाती है ना, और कई कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने से आपको आपको शॉर्ट नेम फुली क्वालिफाइड ना नेम इस्तेमाल नहीं करना पड़ता आपको उसको यूज़ करने के लिए, वरना आपको पैकेज में कहाँ पड़ा तो दिस डॉट लंबा सा नाम बनाना पड़ेगा आपको, फिर आप उसको एंड पे क्लास यूज़ करेंगे। जब उसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो आप सिंपल नाम के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। सर इंपोर्ट कोई की हुई चीज में कॉपी भी हो जाती है फिजिकली भी, जब कंपाइल करने से पहले वो क्लासेस सारी कॉपी होकर उस पैकेज में आ जाती है। हाँ, वो भी आ जाती है। वो तो खैर कंपाइल टाइम पे चले हम उस लेवल की बात नहीं करते, लेकिन है कि
यूज़र को क्या फ़ायदा हो रहा था इंपोर्ट का, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको फुली क्वालिफाइड नेम नहीं यूज़ करना पड़ता। अच्छा जी, तो ये कुछ टॉप लेवल की अपने क्लासेस को डिस्कस किया, जिससे आपको आइडिया कुछ हो गया होगा कि शुरू जो टॉप में कुछ क्लासेस हैं वो किस तरीके से आपस में रिलेट हो रही हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसके अंदर। अब जो हम क्लासेस को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं UML में, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लासेस हम क्लास डायग्राम में यूज़ करते हैं एंड क्लास डायग्राम स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम, जो क्लास डायग्राम होती है ये स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम में आती है। जो हमने कहा था कुछ बिहेवियर डायग्राम होती है, कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम होती है, तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम विच डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम एट द लेवल ऑफ क्लासीफायर्स। जब क्लासीफायर कहते हैं तो इसमें क्लासेस, इंटरफेसेस, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं सारे क्लासीफायर के अंदर। It shows some classifiers of system, subsystem or component. Therefore, relationships between classifiers, their attributes, operations and constants, वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। Some common type of class diagrams are domain model diagram and system model diagram. Domain model diagram जो होती है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बनाते हैं, क्लास डायग्राम यूज होती है लेकिन हम उसको ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बनाते हैं, तो हम डोमेन मॉडल डायग्राम कहते हैं। अगर MDA के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब है कि हम हम कह रहे हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, ये इट इज़ वेरी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन मॉडल, जिसमें हम डोमेन कॉन्सेप्ट्स, टीचर, स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर डोमेन के नॉन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डोमेन मॉडल और PI हैं, दीज आर रिलेटेड क्लोज कॉन्सेप्ट्स। दूसरा है क्लास डायग्राम, सिस्टम लेवल डायग्राम, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, उसमें यूटिलिटी क्लासेस भी आ जाती हैं, कुछ जो है आपकी हेल्पर क्लासेस हो सकती हैं, बिकॉज वी गो क्लोजर टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। तो क्लास डायग्राम्स को हम PSMs कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, दीज आर सिस्टम डायग्राम्स। तो दोनों को बेसिकली हम UML की जब हम बात करते हैं तो दोनों तरह की क्लासेस को के लिए हम यूज से क्लास डायग्राम ही करते हैं, दोनों तरह की। अब एग्जांपल देखें अगर, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डोमेन मॉडल डायग्राम। अब इसमें बहुत से आपको कॉन्सेप्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको ये नज़र आ रहा है कि ये बुक जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये ऊपर इटैलिक में नज़र आ रहा है आपको, ठीक हो गया। अब बुक और बुक आइटम के दरमियान जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप है, इसको UML में जनरलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये जनरल बुक इज़ अ जनरल क्लास एंड बुक आइटम इज़ अ स्पेशलाइज क्लास, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है इसका नाम होता है जनरलाइजेशन। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। मल्टीप्लिसिटी आप यहाँ पे 0.1 करके यूज़ कर रहे हैं, ये 1.स्टेरिक, 0.12, तो इनको हम कहते हैं, इसकी जो टर्म यूज़ होती है UML में, इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक हो गया। इसके बाद आपको एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं और एट्रीब्यूट्स की टाइप भी स्पेसिफाइड है, कॉलम लगा के राइट साइड पे हम डेटा टाइप लिखते हैं, तो ये एट्रीब्यूट है, उनकी टाइप स्पेसिफाई की गई है। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है कि इस क्लास के नाम के साथ एक ये गुलीमेट नोटेशंस में एंटिटी लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, यानी कि बुक आइटम का एक स्टीरियोटाइप है जिसका नाम है एंटिटी। तो कई दफ़ा हम क्लासेस को एनोटेट करते हैं स्टीरियोटाइप से, स्पेशली जब हमने कोई इससे कुछ कोड जनरेट करना है, तो आप डिटेक्ट करते हैं कि किस साइड क्लास का क्या स्टीरियोटाइप है, उसके मुताबिक आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा के तो आप रेलिवेंट कोड जनरेट करवा लेते हैं। आप कहते हैं जी एंटिटी रिलेटेड को, अगर एंटिटी स्टीरियोटाइप है तो मैं फलां वाला फंक्शन कॉल करके और उससे रिलेटेड कोड मैं जनरेट कर दूंगा। स्टीरियोटाइप, हाँ, वो डिफाइन किया। सर स्टीरियोटाइप का फायदा क्या है? मैं नहीं करूंगा एक क्लास है जो स्टीरियोटाइप है और जो नहीं है, दोनों में फर्क क्या होगा? ईज क्या है? वो हमने एज अ मॉडलर खुद डिसाइड करना होता है कि हम क्या उसमें वेरिएशन कॉन्सेप्ट में मॉडल करना चाह रहे हैं, ये हमने खुद डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी बुक आइटम की जो क्लास है इसका
अल्टीमेटली कोड जनरेट होके इसका इक्विवेलेंट डेटाबेस के अंदर टेबल जनरेट हो जाए। तो एंटिटी को हमने ERD डायग्राम की एंटिटी के साथ हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क्स होते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क्स के अंदर हम जो चाहते हैं कि जो क्लासें RDBMS में परसिस्ट हो जाए, उसका इक्विवेलेंट टेबल जनरेट हो जाए, तो उसको हम ये कर सकते हैं कि उसका एंटिटी स्टीरियोटाइप बना लें और हम अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक इस तरीके से बिल्ड करें कि जिस क्लास का एंटिटी स्टीरियोटाइप है उसकी इक्विवेलेंट बैकएंड पे उसके इक्विवेलेंट डेटाबेस में टेबल्स जनरेट हो जाए, ताकि कोई भी इंस्टेंसेस बनते हैं। अगर ORM में यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, उसको आप रिलेशन डेटाबेस के साथ टाइटली इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर रोज क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके 10 इंस्टेंसेस बनेंगे बुक आइटम के, तो डेटाबेस के अंदर एक बुक आइटम का टेबल होगा। अगर इसके 10 इंस्टेंसेस बनते हैं तो उस टेबल के अंदर 10 रोज क्रिएट हो जाएंगे और उसके अंदर डेटा रेलिवेंट बार कोड का, टैग का और ये ई रेफरेंस का इसके कॉलम बने हुए होंगे, उनका इंस्टेंसेस का डेटा उसके अंदर डल जाएगा। जी नहीं, ये M1 लेवल की है, ये डायग्राम M1 लेवल पे है। क्या आगे डिस्कस करूँगा, पहले M1 लेवल डिस्कस करके फिर M2 लेवल डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो दिस इज M1 लेवल। ये यूज़र जो बनाएगा UML के अंदर, ये वो पपायरस में बनाएगा, वो ये चीज़ बनाएगा। तो ये हम M1 लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपको एसोसिएशन नज़र आ रही हैं, ये इसमें एरो नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये अनडायरेक्टेड एसोसिएशन है। फिर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था हॉलो डायमंड, और कंपोजिशन जो है इट इज़ फिल्ड डायमंड। तो कंपोजिशन एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। इसके अलावा यूजेज रिलेशनशिप को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। यूजेज का अपना एक स्पेशलाइज क्लास है जो कि इनहेरिट होती है डिपेंडेंसी से। तो ये यूजेज रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे हम यूज़ कर रहे हैं। फिर एनुमरेशन एक नज़र आ रही है। एनुमरेशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप। एनुमरेशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है UML में, तो उसकी स्पेशल काइंड है एनुमरेशन, जिसके ये आपको नज़र आ रही चीज़ें। और इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये डैश लाइन के साथ नोटेशन। अब इस जनरलाइजेशन में और इंटरफेस रियलाइजेशन में नोटेशन का फ़र्क जहन में रखना है आपने, दोनों में फ़र्क है। ये डॉटेड लाइन है, डैश लाइन है, और ये सॉलिड लाइन है। अदरवाइज हेड दोनों का एक जैसा ही है। तो डैश लाइन आपने यूज़ करना है इंटरफेस रियलाइजेशन में, और जनरलाइजेशन यूज़ करनी है, सॉलिड लाइन यूज़ करनी है जनरलाइजेशन के लिए। तो इनमें डिफरेंस आपका आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। सर ये इन्यूमरेशन के साथ जो सिंबल है स्टैटिक है सर? कहाँ पे? सर इन्यूमरेशन के साथ जैसे स्टीरियोटाइप के साथ सर हम ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल्स डालते हैं। इन्यूमरेशन के साथ क्या है दोनों एंड्स पे जो लिखा हुआ है स्टैटिक लिखा हुआ है, डेरिवेटिव भी है सर। ये गुलिमेट सिंबल कहते हैं इसको, ये इस तरह है सेम है सर। इनोवेशन। देख गुलिमेट करके वो इसको बाहर। ठीक है, तो ये हमने M1 लेवल पे एक सेंटेक्स क्लास डायग्राम का डिस्कस किया है कि क्लास डायग्राम में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट है, एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट है, और ये डोमेन मॉडल डायग्राम है, इसलिए इसमें आपको ऑपरेशन वगैरह नज़र नहीं आ रहे। इट्स नॉट वेरी कम्प्लेक्स, तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ PIM। सर अपने इस PIM का सॉरी इस डोमेन मॉडल का एक रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन करो, एक ऑथर इसके 4 किताब, ठीक है, तो वो M0 लेवल पे बनेगा क्योंकि अभी आपने कहा M1 लेवल पे। और जब उसको एग्जीक्यूट करो तो कौन से लेवल पे एग्जीक्यूशन होगा? क्या जी? सर एग्जीक्यूशन जो होती है जब एग्जीक्यूशन M0 लेवल। M0 लेवल इज एग्जीक्यूशन लेवल, इट इज नॉट मॉडलिंग लेवल। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगी तो वो किस लेवल पे बनेगा? ऑब्जेक्ट डायग्राम जब बनाएगी ना, ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाएंगी तो वो M1 लेवल पे बनेगी, बट इट इज अ डिपिक्शन ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ M0 लेवल, लेकिन वो खुद M1 लेवल पे बनेगी क्योंकि डायग्राम सारी M1 लेवल पे बनती है।
मॉडलिंग M1 लेवल पे होती है। हाँ, अगर ये एग्जीक्यूशन होगी जब, तो एग्जीक्यूशन होगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या मे भी कोई कॉन्सेप्ट कहीं हो जी, मॉडल बना के आप उसके ऊपर रन का बटन दबाएं तो मॉडल ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। तो जब एग्जीक्यूशन अगर हो रही होगी तो फिर हम कहेंगे जी अब जो इंस्टेंसेस बन रहे हैं एग्जीक्यूशन के लेवल पे वो सारे M0 लेवल बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने M0 लेवल में एक ख़ास सिचुएशन को डिपिक्ट करना है, आप कहते हैं ये क्लास है, इसके 4 इंस्टेंसेस बने हैं, अब उनको आपने डिपिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम, तो वो डिपिक्शन आपने M1 लेवल भी करेंगे। आप बताएंगे जी ये क्लास है, इसका मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ, लेकिन वो जो मॉडल बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट डायग्राम, वो बनेगी M1 लेवल पे, क्योंकि मॉडलिंग का लेवल M1 लेवल है, बट इट विल बी डिपिक्टिंग द इंस्टेंसेस ऑफ M0 लेवल। सर वैसे ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो एक नीचे का मॉडल होता है वो ऊपर वाले का इंस्टेंस होता है, तो वो फिर हम इंस्टेंस की उसी बात को बना रहे हैं, इसीलिए ना उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता। जो यूएमएल डायग्राम में ना जो ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते हैं ना, और ऑब्जेक्ट डायग्राम भी क्लास डायग्राम के अंदर ही बनती है। पापायरस में ऑब्जेक्ट डायग्राम सेपरेट अवेलेबल नहीं है, कुछ टूल्स में ऑब्जेक्ट डायग्राम सेपरेट अवेलेबल होते हैं, बनाते हैं। पापायरस में आपने ऑब्जेक्ट डायग्राम भी बनानी है, वो भी क्लास डायग्राम ही बनाते हैं। और क्लास डायग्राम के पैलेट में राइट साइड पे आपको इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन नजर आएगी, तो वो इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन भी कॉन्सेप्ट जो एक मेटा क्लास है इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन की, वो भी M2 लेवल पे इंट्रोड्यूस्ड है। अब उसका इंस्टेंस बनाते हैं M1 लेवल पे, फिर बस उसकी सेटिंग करते हैं, इस तरीके से आप डिपिक्ट करते हैं कि जी ये फ्ला क्लास का इंस्टेंस मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ। इस तरह का है कॉन्सेप्ट। ये देखें, ये सिस्टम और डायग्राम की एक तरह की एग्जांपल है। इसमें अब बहुत ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है आपको, इसमें ऑपरेशंस भी नज़र आ रहे हैं, विजिबिलिटीज़ डिफाइन की गई हैं, और इसके अंदर आपको गेट मेथड वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये, बहुत ज़्यादा डिटेल में, इट मीन्स वी आर मोर क्लोजर टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन और प्लेटफॉर्म से ज़्यादा क्लोज हैं। तो अगेन डायग्राम क्लास डायग्राम ही यूज़ होगी, बट वी आर मॉडलिंग इट इन मोर डिटेल। सर इसमें हम किस लैंग्वेज के क्लोज लेवल में मत है, लेकिन जनरली हम कहें तो यूएमएल के कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंट्रोड्यूस ये देखें यहाँ पे आपको एंड्रॉयड नज़र आ रहा है। एंड्रॉयड जनरली जावा बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ही होती थी, तो लेकिन है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई जावा स्पेसिफिक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एंड्रॉयड ऐप जैसे लिखा हुआ है आपको, तो इसका मतलब है कि ये जावा से ज़्यादा क्लोज है। हाँ ठीक है, तो इस तरह करके हम वो कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो कॉलम बने हैं एंड्रॉइड और व्यू, वो दो कॉलम इनका क्या मतलब है? दो कॉलन कॉलन कॉलम क्या कह रही हैं? फुली क्वालिफाइड नहीं है उसमें। हाँ, फुली क्वालिफाइड नेम है ना ये एक्टिविटी का, एक्टिविटी क्लास का नाम है, ये इसका फुली क्वालिफाइड नेम लिखा है। एंड्रॉयड ऐप डॉट ऐप के अंदर एक्टिविटी क्लास पड़ी हुई है, सो अ फुली क्वालिफाइड नेम इज रिटर्न। अब ये भी हो सकता है कि हमने ये मॉडल किया है तो ये किसी और पैकेज से एक्टिविटी डायग्राम की क्लास उठा के लाए हैं, तो इसलिए जब किसी और पैकेज से उठा के लाएंगे तो फिर वो फुली क्वालिफाइड नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये कहाँ से लेके आया है। तो ये ऐसी सूरत में आप ये यहाँ भी फुली क्वालिफाइड नेम नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है कि ये एंड्रॉयड हार्डवेयर के पैकेज से आ रही है, ये एंड्रॉयड ऐप के पैकेज से आ रही है, ये एंड्रॉयड व्यू के पैकेज से आ रही है, ये हो रहा है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको ट्राई टू रिलेट दीज क्लास डायग्राम कॉन्सेप्ट्स विद जावा, तो आपको नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट है, इस पे थोड़ा सा गौर करें। ये क्या चीज शो कर रही है कि अ फोन कैन हैव विल हैव 15 एग्जैक्टली 15 बटन्स, इट विल हैव एग्जैक्टली 15 बटन्स, और इस बटन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई एक तरह की कलेक्शन बनानी पड़ेगी हमें। तो इस बटन की टाइप की एरे हो सकती है, वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके एग्जैक्टली 15 एलिमेंट्स होंगे। तो अब अगर आप इसको रिलेट कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करें विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको नज़र आ रहा है कि फ़ोन की एक क्लास है, फ़ोन की क्लास के अंदर हमने एक इस बटन्स के नाम से एक एरे बनाई है जिसकी टाइप बटन है। मतलब क्या हुआ कि इस बटन की एरे के अंदर हम बटन के क्लास के 15 इंस्टेंसेस रख सकते हैं। तो दिस हाउ these associations and classes are translated into
द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगली एग्जांपल देखें, यहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है, स्टैटिक लगा हुआ है, इसका मतलब है फोन बुक कैन हैव जीरो और मैनी फोन नंबर्स। अब क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, तो जावा में एक वेक्टर नाम की डायनेमिक एरे होती है जिसमें आप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि कितने बिफोर टाइम कितने एलिमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। तो आप वेक्टर टाइप इस फ़ोन नंबर्स के नाम का एक वेक्टर बना सकते हैं, और फिर लेटर ऑन आप जितने फ़ोन नंबर आप डालना चाहते हैं वो आप, अभी लेटेस्ट जो जावा है उसमें वो कहते हैं कि टैप टाइप स्पेसिफाई करें आप, वो फिर इस तरीके से आता है वेक्टर में। अगर देखेंगे अभी आप इसको डालेंगे ना, नई जावा जो 17 आ रही है, तो वो फिर कहेगा जी आप इसमें टाइप स्पेसिफाई करें, वो फिर इस तरीके से टाइप स्पेसिफाई की जाती है, यहाँ पे आ जाएगी टाइप उसकी फ़ोन नंबर की, यूँ करके वेक्टर के साथ टाइप आ जाती है। इसको वो नहीं इंटीजर नहीं हाँ? इंटीजर नहीं, हम एक वेक्टर बना रहे हैं तो उसमें अगर फोन नंबर स्टोर नहीं, ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर बनाएंगे इसके अंदर फोन नंबर के इंस्टेंसेस, फोन नंबर एक क्लास है, फोन नंबर भी क्लास ही है। हाँ क्लास, तो क्लास के इंस्टेंसेस में वेक्टर है। सर ये वेक्टर एग्जांपल के लिए हम और भी तो होती है, एरे लिस्ट होती है, हाँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक एरे होगी तो ज़्यादा इससे क्लोज होगा। आगे देखिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। इंटरफेस का कॉन्सेप्ट कुछ लैंग्वेज में है, C++, C# में है, जावा में है। तो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट UML में भी है। तो ये आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है बटन लिसनर के नाम से, और ये आपको नज़र आ रहा है बटन डायलर क्लास। इसका मतलब है कि ये जो डायलर क्लास है, इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस। तो फॉर एग्जांपल ये आप जावा से अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि एक इंटरफेस हम डिफाइन करेंगे, और फिर हम एक क्लास है बटन डायलर अडॉप्टर के नाम से, उसके आगे हम उसको इम्प्लीमेंट्स बटन लिसनर लिख देंगे। तो ये समझिए कि ग्राफिकल नोटेशन ट्रांसलेट हो जाएगी इनटू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। और ये एक शॉर्ट टर्म नोटेशन होती है कि अगर आप इंटरफेस को आपने शॉर्ट नोटेशन में दिखाना है, तो ये लॉलीपॉप का सिंबल नज़र आ रहा है आपको, लॉलीपॉप का सिंबल शो कर रहा है कि ये बटन लिसनर का इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रही है बटन डायलर एडाप्टर क्लास। इस तरह यूजेस रिलेशनशिप को हमने देखा कि A यूजेस B, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को जब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ हमने डिसाइड नहीं किया कि A किस तरह उसको यूज़ करी है, B को इसको इनहेरिट करेगी, कंपोज करेगी, क्या करेगी, तो आप इनिशियली जब रिक्वायरमेंट लेते हैं तो आपने चीज़ें आपकी वेग होती है, फिर ऐसा ऐसा वो चीज़ें क्रिस्टलाइज होती हैं। तो उस स्टेज पे आप क्या करते हैं कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बताना है कि जी ए की कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है बी की, ए यूज़ करेगी बी को, तो वो चीज़ डिपिक्ट करने के लिए हम ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। ना इसमें जनरलाइजेशन शो कर रहे हैं, ना कोई कंपोजिशन है, एसोसिएशन है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशलाइज वे डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने अभी डिसाइड नहीं किया, तो हम एक उसको एब्स्ट्रैक्टली बताना चाह रहे हैं। तो अब जब हम ए को यूज़ करते हैं तो उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ए जो है ये एक हम फॉर एग्जांपल एक क्लास ए है, और क्लास ए के अंदर हम एक मेथड 1 है, इसका मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम पैरामीटर बी का पास कर रहे हैं। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट ए इज़ यूजिंग बी इन इट्स मेथड, इस मेथड में यूज़ कर रही है। इसी तरह एक मेथड 2 है, मेथड 2 में हो सकता है कि ए क्लास बी का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हो मेथड, तो ये भी एक एग्जांपल है क्लास बी की तरफ से ए को यूज़ करने की। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से उसको हम एब्स्ट्रैक्टली बताना चाहें तो वो उसको इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। अब आ जाए मेटा मॉडल पे, M2 लेवल पे। मुबारक हो, क्लास का मेटा मॉडल आ गया। तो काफ़ी बड़ी सारी आपको एक क्लास नज़र आ रही है। देखिए उसने हक अदा किया है, बड़ी सी क्लास करके दिखाई है। इतना बड़ा साइज क्यों रखा है?
ताकि यहाँ लाइनें लाइनें सीधी सीधी लगाई जा सकें, ये मकसद है। क्योंकि अब इसमें आप देखें तो जो इम्पोर्टेंट दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अ क्लास कैन ओन मैनी एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट की क्लास नहीं होती यूएमएल में। यूएमएल में एट्रीब्यूट नाम की कोई क्लास नहीं है। यूएमएल में एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्लास के साथ के इंस्टेंसेस से बनाए जाते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी ओन करती है क्लास, तो इसका मतलब है हम क्या कह रहे हैं, अ क्लास कैन ओन 0 और मोर प्रॉपर्टीज एंड दोज प्रॉपर्टीज विल बिकम ओन्ड एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास। ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और उस प्रॉपर्टी जब वो ओन्ड एट्रीब्यूट बन जाएगी तो उस प्रॉपर्टी की जो क्लास है वो उसको पता होगा मैं किस क्लास की प्रॉपर्टी हूँ, किस में ओन हुई हुई। तो आप अगर प्रॉपर्टी भी जाकर सेल्फ डॉट क्लास करेंगे तो जिस क्लास में वो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, एट्रीब्यूट बनी हुई है, दैट यू कैन रिट्रीव। ठीक हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लास में वो होती है ऑपरेशन। ये आपको नजर आ रहा है क्या, क्लास कैन ओन 0 और मोर ऑपरेशंस, और वो ऑपरेशन बन जाता है उस क्लास का ओन्ड ऑपरेशन बन जाता है। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो है कि लिखा हुआ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट बुलियन टाइप एट्रीब्यूट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब है किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है या नहीं करना, वो इसके अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया एट्रीब्यूट। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी क्लास M1 लेवल पे, और इरेक्टिव को फिलहाल छोड़ दें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्टनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है एज एन एट्रीब्यूट। इसी तरह क्लास के साथ जनरलाइजेशन रिलेशनशिप हो सकता है किसी और क्लास का, तो वो सुपर क्लास बन जाती है उसकी। तो ये आपको नजर आ रहा है कि क्लास का सुपर क्लास हो सकती है। अगर सुपर क्लास होगी तो आप सुपर क्लास से उसकी सुपर क्लास को रिट्रीव कर सकते हैं। जनरलाइजेशन का सिंबल है, अगर ये क्लास है तो सेल्फ डॉट सुपर क्लास करेंगे, ये क्लास आप रिट्रीव कर सकते हैं। सुपर क्लास का एक कीवर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, ये vocabulary है। So these are different vocabularies which are being introduced so that we can manipulate UML models at N1 level. सर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है और ऑपरेशन है, इसको हम अगर रिलेट करें तो ये हमारा जो ई ऑपरेशन और वो था ई एक्टिविटी, उसके मतलब उसकी इंस्टेंस है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी मेटा क्लास है, मेटा मेटा क्लास है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी की क्लास है, जो क्लासेस होंगी वो सारी की सारी इंस्टेंसेस किसको होती हैं, ई क्लास का इंस्टेंस होती हैं। हैं नहीं समझ आई, क्योंकि ई क्लास के इंस्टेंसेस होते हैं ना वहाँ पे। ई क्लास ये आपका ये ख्याल है कि ये ई ऑपरेशन का इंस्टेंस होगा? ये मैं चेक कर लूँगा, वैसे मैंने गौर नहीं किया कभी, मैं करके देख लूँगा इसको। इसको मैं थोड़ा सा मुझे भी खोल के थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। असल में इसमें एक फंक्शन होता है कि आप UML मॉडल को ई कोर मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ड्राइव होता है। जो कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ सारे उसके वो आके अटैच हो जाते हैं। तो वहाँ से फिर मैं चेक कर लूँगा, मुझे याद नहीं कि मैंने ये क्या होता है। मैं अगले आपको फिर ई क्लास का होगा या ऑपरेशन का होगा इंस्टेंस। ठीक है, हाँ, इंटरफेस की सेपरेट क्लास, इंटरफेस की जो है वो क्लास अलग से है। अच्छा जी, तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास के मेटा मॉडल में आपको नजर आ रहे हैं। अब ये थोड़ी सी उसको डिस्क्राइब किया हुआ है मेटा मॉडल को। अ क्लास डिस्क्राइब अ सेट ऑफ इंस्टेंसेस दैट हैव सेम फीचर्स, कंस्ट्रेंट्स एंड सिमेंटिक्स। अब फीचर का एक टर्म आई है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्लास इज अ स्पेशलाइज्ड क्लासीफायर। ये क्लासीफायर की हायरार्की में आ रही होती है, इसकी टॉप क्लासेस के अंदर क्लासीफायर होता है।
एट्रीब्यूट इज आर लिस्टेड एटलीस्ट विद देयर नेम्स, यानी एट्रीब्यूट का नाम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि एट्रीब्यूट भी आप देखेंगे तो ऊपर नेम्ड एलिमेंट से इनहेरिट होकर आ रहा होगा। इस वजह से आप एट्रीब्यूट का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, और मैंडेटरी है इस स्टेज पे। ऑपरेशन का भी नाम देना ज़रूरी है। इंस्टेंसेस आर नेवर क्रिएटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये है कॉन्सेप्ट्स। अब क्लासीफायर एक तरह की सुपर क्लास है क्लास की। तो क्लासीफायर का मैं आपको दिखाता हूँ मेटा मॉडल। उसमें जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक तो ये कि जो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया क्लासीफायर के अंदर, क्योंकि अब तो इनहेरिट होती है क्लास में आता है, तो फिर क्लास भी उसको जनरलाइजेशन को यूज कर सकती है उस कॉन्सेप्ट को। Concrete classifiers in UML meta model include examples. For example, class is a concrete classifier, क्योंकि classifier बताते खुद abstract class है, तो उसकी जो downwards hierarchy में class आ रही है, component आ रही है, use case आ रही है, तो we say that these are concrete classifiers, क्योंकि इनके instances create किए जा सकते हैं। A classifier associates a set of features, तो classifier के साथ आप बहुत से features को अटैच कर सकते हैं या एसोसिएट कर सकते हैं। कंक्रीट फीचर्स आर ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, तो जो ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज हैं जो पिछले हमने क्लास के मेटा मॉडल में देखी हैं, वो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंक्रीट फीचर्स, यानी कि ये एक जो इसकी हायरार्की में एक फीचर नाम की भी एक क्लास आती है, फीचर नाम की क्लास आती है। तो दो फीचर से ही इनहेरिट, ऑपरेशन भी इनहेरिट हो रहा है और प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट हो रहा है। यानी किसी भी क्लास में अगर आप कहते हैं सेल्फ डॉट फीचर्स, तो क्या होगा, ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों रिटर्न हो जाएंगी, इकट्ठी रिटर्न हो जाएंगी, क्योंकि टॉप पे बोथ आर काइंड ऑफ फीचर्स। द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर क्लासीफायर इज अ रेक्टेंगल एंड ईच सब क्लास इंट्रोड्यूसेस अ नोटेशनल वेरिएंट। जैसे यूज केस का अपना नोटेशन है, कंपोनेंट की अपनी नोटेशन है, क्लास की अपनी नोटेशन है। एब्स्ट्रैक्टनेस इज फीचर ऑफ अ क्लासीफायर। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं। अब ये देखें क्लासीफायर का मेटा मॉडल। तो क्लासीफायर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जनरलाइजेशन की एक क्लास होती है, यानी कि ये जो जनरलाइजेशन है, ये जो जनरलाइजेशन है इसकी भी अपनी मेटा क्लास है, जनरलाइजेशन में बता दिया। इसका मतलब है इसके भी एक सुपर क्लास वाली साइड का एंड होगा और एक सब क्लास वाला एंड होगा। तो ये देखें, एक साइड इसकी जनरल है जो कि सुपर क्लास, ये भी क्लासीफायर होगा, और दूसरी एंड इसकी स्पेसिफिक है। तो ये जो ये जनरलाइजेशन है, ये वाला एंड जो होगा, ये स्पेसिफिक, सिर्फ इस क्लास को स्पेसिफिक से सेल्फ डॉट स्पेसिफिक से निकाल सकते हैं, और इस ऊपर वाली क्लास को सेल्फ डॉट जनरल करके निकाल सकते हैं। ऊपर कौन सी क्लास करेंगे, तो बीच में ये जनरलाइजेशन का इंस्टेंस होगा। ये बेसिकली इट इज एन इंस्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन क्लास। इसी तरह आपको नजर आ रहा है कि क्लासीफायर कैन हैव मैनी फीचर्स। क्लासीफायर कैन हैव मैनी फीचर, फीचर बताते खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन इसके नीचे ऑपरेशन और एट्रीब्यूट, क्योंकि दो आर काइंड ऑफ फीचर्स, वो कंक्रीट क्लासेज हैं। इसका मतलब है क्लासीफायर, हम एब्स्ट्रैक्टली ये डिफाइन कर रहे हैं कि बहुत से फीचर्स रखे जा सकते हैं, किसी भी क्लासीफायर को अटैच किया जा सकता है बहुत से फीचर्स के साथ, और क्लासीफायर को अपना जनरल फाइंड कर सकता है। तो क्योंकि ये क्लास है, अगर इस क्लास का मैं डॉट जनरल करूंगा तो डायरेक्टली मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सेल्फ डॉट जनरल करूंगा तो ये डायरेक्टली एक जनरल का इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो मैं अपनी डायरेक्टली उसको फेच कर सकता हूँ। अब आई कैन फाइंड कि मेरी जनरल क्लास कौन सी वाली है। तो ये आपको नजर आ रहा है क्लासीफायर, स्पेशलाइज क्लासीफायर क्लास हो सकता है, यूज केस कंपोनेंट हो सकता है, इनके हर की अपनी अपनी नोटेशंस हैं। अब लेट्स सी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं क्लास और क्लासीफायर के, इसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद OCL एंड
बाय क्रिएटिंग अ मॉडल एट M1 लेवल। तो ये कौन सा वाला क्लास डायग्राम का मॉडल है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि इसका वो मॉडल एक्सप्लोरर व्यू है और ये इसका ग्राफिकल व्यू नज़र आ रहा है आपको। तो एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास के अंदर ये एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है, एट्रीब्यूट 1। इसकी डेटा टाइप हमने डिफाइन नहीं की अभी तक। और फिर इस सुपर क्लास के अंदर ये ऑपरेशन नज़र आ रहा है जो आपको ये नज़र आ रहा है। फिर एक सब क्लास है, ये नज़र आ रही है आपको। और सब क्लास, ये जो जनरलाइजेशन का सिंबल है, ये इट इज़ बीन ओन्ड बाई द जनरलाइजेशन का जो है, ये इट इज़ बीन ओन्ड बाई द सब क्लास। यानी कि जो नीचे वाली क्लास होती है, स्पेशलाइज क्लास, स्पेसिफिक क्लास, वो ओन करती है जनरलाइजेशन का सिंबल को। ये उसके अंदर पड़ा होता है। ये यहाँ से हमें पता चल रहा है, ये यहाँ से पता चल रहा है हमें। अब अगर मैं करता हूँ सब क्लास के, ये सब क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं करता हूँ सेल्फ डॉट जनरल, तो क्या रिटर्न होना चाहिए। सुपर क्लास। और ये इसकी लेफ्ट साइड पे आ रहा है लिखा हुआ क्लास। इसका क्या मतलब है कि सुपर क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास मेटा क्लास, जो कि M2 लेवल में क्लास है उसका इंस्टेंस है सुपर क्लास। यहाँ से ही पे चल रहा है। ये जो कंसोल है इट इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव कंसोल। आप पपायरस अगर आपने 2312 जो कि अभी लेटेस्ट था वहाँ पे, अगर आपने वही इंस्टॉल किया है तो आपने OCL पे 2312 की OCL इंस्टॉल करनी है। ये मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप इसके बाद वाली करेंगे तो वो फिर यू मे फाइंड एरर। तो OCL आप ये वाली, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से इंस्टॉल कर लें। उस पर इसको डाउनलोड कर लें और लोकली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। OCL नहीं है इसमें, OCL थोड़ी सी है, पार्शियल OCL आ रही है लेकिन फुल OCL नहीं है। यानी कि इसमें जब अगर आप देखेंगे ना तो इसमें 2 कंसोल आते हैं। जब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पपायरस डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक्सटेक्स कंसोल आ रहा होगा, इंटरेक्टिव कंसोल नहीं आ रहा होगा। और कुछ एक्सएक्स गड़बड़ भी कर रहा था जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो जब मैंने फिर OCL को इंस्टॉल किया, अब ये OCL ठीक काम कर रहे हैं। तो 2 कंसोल हैं इसके। तो कल जो लास्ट टाइम जो मैंने डेमो दिया था आपको, एक्सटेक्स का डेमो दिया था। अब मैंने इंटरेक्टिव कंसोल खोला हुआ है और मैं फॉर एग्जांपल ये सब क्लास है, सब क्लास में सेल्फ लिखता हूँ, नजर आएगा कि ये सब क्लास है विच इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास M2 लेवल की। और अगर मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट जनरल, तो इट विल रिटर्न अ क्लासीफायर। तो ये सुपर क्लास को रिटर्न कर रहा है क्योंकि सुपर क्लास इज काइंड ऑफ क्लासीफायर। तो ये भी इंस्टेंस है क्लास का। तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको मैंने जनरल करके फेच कर लिया है। अब सब क्लास के अंदर आपको जनरलाइजेशन भी पड़ी हुई है। तो क्या कह रहे हैं, हाँ ये मैं भी करता हूँ। ये मैंने एग्जांपल डाली हुई है इसके अंदर। अब अगर मैं सेल्फ डॉट जनरलाइजेशन करता हूँ तो क्या रिटर्न होना चाहिए, किस चीज़ का इंस्टेंस रिटर्न होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर क्लास सर ये रिलेशनशिप का इंस्टेंस रिटर्न होना चाहिए। ये जनरलाइजेशन का इंस्टेंस रिटर्न होगा। जनरलाइजेशन का भी नाम वही है सुपर क्लास, लेकिन ये इंस्टेंस जो रिटर्न होगा इस रिलेशनशिप का इंस्टेंस रिटर्न होगा। सेल्फ डॉट जनरलाइजेशन क्यों रिटर्न हो रहा है, अगर आप जाएंगे इसके मेटा मॉडल में तो आपको आइडिया होगा कि ये देखें, जब आप सेल्फ डॉट जनरलाइजेशन करते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं, रिलेशनशिप पे पहुँचते हैं। अगर आप करते हैं सेल्फ डॉट जनरलाइजेशन डॉट जनरल, तो ये यहाँ से घूम के आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ डॉट जनरलाइजेशन किया तो आप सुपर क्लास के जनरलाइजेशन के इंस्टेंस पे आ गए। अब सुपर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं करता हूँ सेल्फ डॉट फीचर, तो एट्रीब्यूट और ऑपरेशन दोनों रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि बोथ आर काइंड ऑफ फीचर। ऊपर से फीचर क्लास से इनहेरिट हो गया है।
फीचर करेगा भी मैं यूज होगा जी सब क्लास डॉट फीचर्स करेगा नहीं, वो इनहेरिटेड है, वो मैं नहीं करेगा इस तरह, वो इनहेरिट होके सब क्लास में मैखल नहीं करना चाहिए इसको। सब डॉट इनहेरिटेड होगा तो वो ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट सेल्फ डॉट देख लेते हैं, पता नहीं मैंने वे तजुर्बा नहीं किया ये वाला, फीचर नहीं रिटर्न हो रहा। ठीक है, इनहेरिटेंस नहीं होगी, इनहेरिटेंस वो इस तरह नहीं होगी, वो जब इंस्टेंस क्रिएट होता है ना तब इनहेरिटेंस होती है ना, इंस्टेंस जब क्रिएट होता है तब इनहेरिटेंस क्रिएट होती है। अच्छा जी, सेल्फ डॉट फीचर किया तो ये दोनों रिटर्न हो गए। अब जनरलाइजेशन इस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, अब हम इसके देखते हैं एंड, दोनों एंड्स। तो जब मैं करूँगा सेल्फ डॉट जनरल, तो जनरल वाली साइड का एंड रिटर्न होना चाहिए। तो ये सुपर क्लास इंस्टेंस रिटर्न हो गया, ये ऊपर वाली क्लास रिटर्न हुई है। और सेल्फ डॉट स्पेसिफिक करूँगा तो नीचे वाली क्लास रिटर्न होगी। कैसे दे सकते हैं? ये ऐसे दे सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको आप सेलेक्ट कर लें, तो आप सेल्फ कर लें, क्या देखें क्या सिलेक्ट हुआ है, जनरलाइजेशन सेलेक्ट हुई थी। अब आगे चल पड़ते हैं, सेल्फ डॉट जनरल ये आ गया, और सेल्फ डॉट स्पेसिफिक ये आ गया। मेटा मॉडल दोबारा विजिट करें। अच्छा आगे देख लें, राइट स्लाइड को कंप्लीट करें। एट्रीब्यूट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट में कहता हूँ सेल्फ डॉट फीचरिंग क्लासीफायर, सुपर क्लास तो सुपर क्लास रिटर्न हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि इसका वो फीचरिंग क्लासीफायर भी आपको नजर आएगा वोकैबुलरी मेटा मॉडल में, फीचरिंग क्लासीफायर की भी वोकैबुलरी अवेलेबल है। कहीं पे ऐसा हेल्पिंग मटेरियल है जो आप कह रहे हैं कि वोकैबुलरी है या इंस्ट्रूमेंटेशन जब आप एलिमेंट्स पे डाल ताकि ये उसको एग्जांपल जो चाहते हैं वहां से उसको देख के स्लाइड्स में ये एग्जांपल मैंने दे दिया ना आपको। आप इसको क्या करना है, आपने इसको क्रिएट करें पपायरस में, और आप मेटा मॉडल खोलें, जैसे ये क्लासीफायर का मेटा मॉडल है, तो इसमें आपको ये फीचरिंग क्लासीफायर नज़र आ रहा है ना, तो सेल्फ डॉट फीचरिंग क्लासीफायर करते हैं तो क्लासीफायर में आ जाते हैं। तो इस वोकैबुलरी को आप टेस्टिंग करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यही है मटेरियल की, यहाँ से आपने देखना है मेटा मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए वी कैन डू यूज़ दिस, क्योंकि अब ज़बानी बताता रहूँगा तो नहीं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी ना। तो अंडरस्टैंडिंग का तरीका ये है कि आप मॉडल बना लें, कोई एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, ये एग्जांपल आप खुद बनाएंगे, और शायद मैंने कुछ मिस भी कर दिए हों, वो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके तो आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर सकते हैं। ये M3 लेवल पे सर, ये MOF और E कोर हमने पढ़ी थी, हमने कहा दोनों मिलती है आपस में, तो ये E कोर से डेरिवेट हुई है UML या MOF